वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग दिसंबर मंथ की लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को पूरा कवर अप करेंगे। लास्ट वीक के करंट अफेयर्स से मेरा मतलब है कि जो अब हमारा लास्ट बिल्कुल टाइम है उसी को करंट अफेयर को कवर करके इस पूरे सेक्शन को कवर कर लेंगे। ऑलरेडी तीनों पहले जो हफ्ते गए हैं उनके करंट अफेयर्स भी अपलोड हो चुके हैं, साथ ही साथ एक और इनिशिएटिव के करंट अफेयर्स अपलोड हुए हैं, दैट इज प्लेसेस इन न्यूज। नवंबर और अक्टूबर मंथ के कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने उसको देख करके अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है। उससे आपको ज्योग्राफी की बहुत नॉलेज मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि मैपिंग वगैरह हमारे लिए क्या जरूरी है, मैपिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्लेसेस इन न्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है। नवंबर और अक्टूबर के आप सभी लोग कवर करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके जितने भी चीजें हैं वो सब काफी इजी हो जाएंगी। ठीक है, प्लेसेस कवर अप करना देखते हैं हम लोग। बाकी आप ये पीडीएफ, ये वाले नंबर पे कॉल करके पीडीएफ को इजीली ले सकते हैं। और ये है हमारे करंट अफेयर्स का सबसे पहला, जो कि है इम्पोर्टेंट दिवस। कौन कौन से ऐसे दिवस हैं जो दिसंबर के इस हफ्ते में जरूरी रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है 19 दिसंबर, गोवा की आजादी का दिवस। गोवा को किससे आजाद किया गया था? गोवा को पुर्तगालियों के रूल से आजाद किया गया था। जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तब ब्रिटिशर्स तो पूरे तरीके से भारत को छोड़ के चले गए, लेकिन फ्रांस जो है वो पुडुचेरी और पोर्चुगल गोवा में अभी भी थे। तो फिर यहाँ पर हमारी जो नेवी और आर्मी है उन्होंने दो ऑपरेशन किए थे, उनके नाम जरूर लिख लीजिएगा। एक का नाम पढ़ के आपको काफी हंसी आएगी, वो है ऑपरेशन चटनी। मतलब चटनी बना दी थी पूरे तरीके से भाई साहब। ठीक है, और एक है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन चटनी जो है ये हमारी नौसेना, इंडियन नेवी ने करा था और विजय हमारी आर्मी ने किया था। तो ऑपरेशन विजय जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जिसके बाद पूरे तरीके से पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल दिया जाता है और गोवा को आजाद कर लिया जाता है। और ये होता कब है? 1961 में। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये 1961 में तो हुआ, लेकिन उस समय गोवा गोवा जो है वो राज्य नहीं बना, गोवा स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये वाली बात आपको दिमाग में ज्यादा रखनी है। तो जो गोवा है वो यूटी से स्टेट कब बना, केंद्र शासित प्रदेश से इसको राज्य का दर्जा कब मिला? वो है 1987। 87 में इनको ये दर्जा दिया जाता है। समझ गए भाई? तो ये था बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस पूरे के पूरे सेक्शन में पता होनी चाहिए थी गोवा के बारे में। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद आगे। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब ये गणित दिवस किस पर्पस के लिए मनाया जाता है, इसका क्या पूरा ऑब्जेक्टिव है और ये है क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई, इस दिन जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे आता है, इसलिए इस दिन स्पेशली मनाया जाता है। ठीक है, इसको पहली बार भारत में 2011 में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद से ये चीज कॉमन हो गई और ये चीज आगे बढ़ने लग गई। तो एक छोटा सा ये पर्सपेक्टिव था, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आपको ये वाले फैक्ट भी दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अगला आता है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस दिवस, जिसे हम कहते हैं सुशासन दिवस। क्यों इस दिन जो है ऐसा क्या हुआ था जो ऐसा बोला जाता है? तो देखिए यार, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छे तरीके से शासन चल रहा है, उसे गुड गवर्नेंस बोलते हैं। तो 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं इसको? क्योंकि इस दिन जो हमारे एक
पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म दिवस था। मतलब गवर्नेंस का मतलब ही यही होता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम करना। ये चाणक्य के समय से चलती आ रही है। चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी लिखा गया था। देखो, अगर मैं गुड गवर्नेंस की बात करूं तो गुड गवर्नेंस के 8 सिद्धांत होते हैं। लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सहभागी। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। सबने इस शब्द को बारे में जरूर सुना होगा। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी द्वारा प्रचलित किया गया था, फेमस किया था इस व्यक्ति ने। इक्वालिटी हो और इंक्लूसिवनेस हो, समावेशिता हो, इफेक्टिवनेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो। ठीक है। तो भारत के अंदर गुड गवर्नेंस है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर आज भी डिले होते हैं, करप्शन होता है, जस्टिस देने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है भाई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ये चीज करवाई गई थी। ठीक है। अब अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया था? 2016 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, आप जाके चेक भी कर सकते हो। सुशासन, मतलब ऐसा शब्द था शासन, सुशासन शब्द से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस? तो ऐसा क्वेश्चन आया था। सो मैं आपको ये कहूंगी कि आप लोग, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट जो है वो मेंस की तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज के, तो वो ये आंसर राइटिंग को जरूर करे। और वैसे तो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इस टॉपिक को अलग से कंप्लीट भी करते हो, तो इसको जरूर लिख लेना कि ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, इसको भूलना नहीं है, ये पढ़ के जाना है। ठीक है। चलिए, ऐसे ही हमारा लास्ट आता है इसमें दिवस, जो कि है वीर बाल दिवस। ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, इसको भी उतना ही पढ़ के जाना है, इससे भी सवाल बनते हैं। अब ये जो बाल दिवस है, ये कुछ समय पहले ही शुरुआत किया गया था। क्यों किया गया था, इसका पीछे का रीजन देख लेते हैं। हुआ ये था कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह को सभी जानते होंगे, जो 10 गुरु हैं सिख के, उनमें से लास्ट के हैं गुरु गोविंद सिंह, लास्ट सिख गुरु। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 4 सन्स, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट, औरंगजेब पता ना बहुत ही क्रूअल शासक थे, इन्होंने जो है औरंगजेब के अगेंस्ट ये 4 बेटों ने लड़ाई लड़ी थी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को तो 6 और 9 साल की उम्र में ही जो है वो बंदी बना लिया गया था एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर रहे थे। और जय सिंह और कुलवंत सिंह को भी आनंदपुर साहिब में ही कैप्चर कर लिया गया था। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जो हैं, उन्होंने यहाँ पर सिखिज्म को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। और सिखों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, इसलिए वीर बाल दिवस, क्योंकि वो चारों ही बिल्कुल एक छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर रहे थे। और उनको जिंदा 1705 में औरंगजेब द्वारा जिंदा जला दिया गया था। इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये वीर बाल दिवस का कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया है, जिन्हें साहिबजादे, वीर या यंग साहिबजादों के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बात को? तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक से हो जाएगा सबको लर्न। चलिए, ये तो थे हमारे दिवस। तो हमने पहले तो कुछ दिवस देख लिए। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी यहाँ पर सुशासन दिवस मैंने उन्हीं के बारे में बताया था, तो फ्लो फ्लो में मैंने वीर बाल दिवस भी बता दिया। जबकि मैंने और स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, जिसमें मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पूरा बताया है कि जो वाजपेयी जी हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस, बड़ा फेमस है आरएसएस, उसके वॉलंटियर बनते हैं। उसके बाद वो गांधी जी द्वारा आयोजित 1942 की अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ग्वालियर में जो है आर्य समाज मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आर्य समाज सबको पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर ये भारतीय जनसंघ में जुड़ते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय की डेथ के बाद ये जनसंघ, भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। राइट। और फिर वो भारतीय जनसंघ आज के समय में क्या बन गई है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके थ्रू ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद अब ये कुछ इनके अचीवमेंट्स है जब ये प्रधानमंत्री के रूप में थे। जैसे इन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब भारत का वो दूसरा था, लेकिन इनके कार्यकाल में वो पहला था।
इन्होंने पहला अपने कार्यकाल का न्यूक्लियर टेस्ट सफल किया, पोखरान सेकंड के नाम से जानते हैं, मई 1998 में, जिसे ऑपरेशन विजय, नहीं नहीं, ऑपरेशन शक्ति, सॉरी, विजय तो वो आपने पहले पढ़ लिया ना, वहां था। इसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के समय में कारगिल वॉर भी लड़ा गया था 1999 में। और एक बात बता दूं कि जो कारगिल वॉर था उसका नाम भी ऑपरेशन विजय था। गोवा की मुक्ति का जो वॉर था वो भी ऑपरेशन विजय था, और जो और ये कारगिल वॉर है ये भी ऑपरेशन विजय है, तो दोनों ही ऑपरेशन विजय के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को अच्छे करने की कोशिश की, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के नवाज शरीफ से मिलने गए बाय बस। ठीक है, तो इन्होंने और रिलेशंस अच्छे करने की भी कोशिश करी थी, वो बात अलग है कि रिलेशंस अच्छे हो नहीं पाए। ठीक है, तो आप ये चीज भी याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। इन सभी फैक्ट से कुछ ना कुछ सवाल बनते हैं, सवाल मतलब कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से पूरे की पूरी चीजें जो हैं पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। उन्हीं के बारे में, इनकी एक बहुत ही फेमस हिंदी की एक स्पीच है जिसमें जो है दी थी जाकर के यूनाइटेड नेशंस में। और ये पहले ऐसे भारत के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने हिंदी में जाकर के स्पीच दी थी यूएन में, और हिंदी भाषा के गौरव को और ज्यादा बढ़ाया था, जिनको आगे चल के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी इनको नवाजा गया था। बांग्लादेश की मुक्ति में भी इन्होंने काफी योगदान दिया था, जो कि फिर इनको आगे चल के बांग्लादेश के भी अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस प्रकार से इनको काफी सारी जो है ये चीजें दी गई हैं, तो ये सब भी आपसे मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको बताई है, ताकि आपके दिमाग में एकदम सारी बातें क्लियर हो, और वो बातें क्लियर रहेंगी तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। बड़े भाई आगे चलिए। अब आगे यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के यहाँ पर दिए गए हैं। कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? 24। अब आप सोचेंगे 24 लैंग्वेज का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो देखिए, हमारे भारत में जो है 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। स्केड्यूल नंबर 8 अनुसूची 8 में लिखी गई है। कितनी भाषाएं आधिकारिक? वो है 22। पता है ना, पढ़ी है सबने स्केड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन उस ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने नोटिस किया होगा कि उस ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश कहीं नहीं लिखा हुआ, और दूसरा उसमें राजस्थानी लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर राजस्थानी मारवाड़ी हो गई ये सब। तो इसीलिए 24 है, क्योंकि 22 तो आधिकारिक हो गई, दो और कौन सी जुड़ गई? इंग्लिश, और दूसरी कौन सी जुड़ गई? राजस्थानी। तो साहित्य अकादमी जो अवार्ड है यहाँ पर 24 भाषाओं में दिए गए हैं, जिसमें काफी सारी पुस्तकें, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, अध्ययन, इन सब चीजों पे दिया गया है। तो ये जो साहित्य अकादमी के अवार्ड्स होते हैं ये कौन चुनता है? देखिए, साहित्य अकादमी के जो अवार्ड्स हैं वो पूरा साहित्य अकादमी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट बैठते हैं, उनके साथ में और लोग बैठते हैं, और फिर जाकर के बुक्स और इन सब चीजों को चुना जाता है। तो ये भी हमारे से पूछे जा सकते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। ठीक है, जिन्होंने कुछ ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से करी है हमारी 24 जो लैंग्वेजेस है उनमें से। ठीक है, कुछ अच्छी सी ट्रांसलेशन करी है। पहली बार इस अवार्ड को 1954 में दिया गया था। ठीक है ना, ट्रांसलेशन वगैरह किया है कुछ युवा, इसमें अलग अलग प्राइजेस होती हैं। लैंग्वेज में जीतता है कोई, ट्रांसलेशन में जीतता है कोई, युवा पुरस्कार है कोई, बाल साहित्य पुरस्कार है। 1 लाख का इसमें प्राइस होता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें और एक तरीके से उनको दिया जाता है कि आपने ये काम किया, तो साइटेशन अवार्ड भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला आता है यहाँ पर, अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी कि चेन्नई का एक रीजन है एन्नौर, वहां पर अमोनिया गैस जो है वो लीक हो गई है। तो अमोनिया गैस एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लीक हुई है, ऐसा सुनने में आया था। अमोनिया मतलब कि NH3, राइट? अमोनिया इज NH3, जो कि एक कलरलेस गैस होती है। अब अमोनिया के पॉइंट्स यहाँ से साइंस स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं। वैसे तो देखो साइंस स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता होगा, लेकिन मेरा भी फर्ज है आप लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स पे मुझे पता है काफी हद तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे रिलाई करते हो, हमारे चैनल को फॉलो करते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी
निराश नहीं होने दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो एक बार यार कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट करने से हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पीडीएफ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से समझ पा रहे हो तो समझ लो। पीडीएफ लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसी से नोट्स बना सकते हो। हाँ, जिनको नोट्स पीडीएफ की जरूरत है वो जाके बिल्कुल ले। राइट। तो आपको तो एक कमेंट करना है बस। तो आपको ये जो कमेंट है उसी का हमें जरा थोड़ी सी कह लीजिए कि हमें एक भूख रहती है कि बच्चों का कमेंट आएगा उसमें अच्छे से बताएंगे वो कि उनको वीडियो में क्या सही लगा क्या नहीं लगा। कोई सजेशन भी हो तो वो भी बिल्कुल वेलकम है। आपको लगे कि ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो इम्प्रूवमेंट भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन कमेंट करके बताएं, अगर सीखने को मिला है तो जरूर थैंक यू या फिर हमें अच्छा लगा या हमने ये सीखा, शुक्रिया धन्यवाद, मतलब जो भी आपकी अपनी इच्छा है वो हर एक बच्चे का अपना अपना होता है। उस हिसाब से आप बिल्कुल बताएं सो दैट हमको भी एक अच्छा अनुभव मिले। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये आप लोगों ने लिख लिया अमोनिया NH3। इसका जो है फॉर्मूला होता है जो कि कलरलेस गैस होती है, बहुत ही इसकी तीखी और बेधक सी गंध होती है, घुलनशील होता है नेचुरली और मानव तरीके से, दोनों तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि अमोनिया अभी लीक हुआ था तो अमोनिया इसलिए न्यूज में आ गया। अब देखो गैस लीक हुई है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी उससे, तो उसकी वजह से यहाँ पर यही है, बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। और अचानक से ही पता चला, रात के समय ही अचानक से ये चीज देखने को मिली तो ये बड़ी समस्या हो गई लोगों के लिए। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा क्या क्या इसके बारे में फैक्ट्स हैं। अगला आता है भाई, अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो कि हैं S जयशंकर, वो रशिया गए थे। रशिया गए थे तब उन्होंने वहां पर एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये बोला गया है कि भारत का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। इसकी कंस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो चुकी है। उसमें और भी चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं लेकिन अब इसमें और बेटर इसको अपॉइंट मतलब इसमें बेटर किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जा रहा है और किसकी मदद से किया जा रहा है, रशिया की। तो ये याद रखिएगा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन क्या है, राधापुरम तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। इसकी कैपेसिटी जो है 6000 मेगावाट है। इसको तैयार करने वाली कंपनी हमारे भारत की NPCIL है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ में रशिया की इसके बना रही है एटम स्ट्रॉ एक्सपोर्ट, एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट। ये यहाँ पर एक कंपनी है रशिया की जो इसको तैयार कर रही है। क्लियर हुआ, बात बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। तो इस प्रकार से इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आता है अगला, डंकी मूवी। मेरे हिसाब से सभी लोगों ने यहाँ पर डंकी के बारे में जरूर यहाँ पे पढ़ा होगा। डंकी जो मूवी आई है, डंकी मूवी की वजह से एक डंकी जो प्रॉब्लम वाली जो थी पासपोर्ट और ये सब चीजों के वाली, वो यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाऊंगी, जरा दिमाग लगा के समझिएगा। आपको पता है अभी रिसेंटली शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की मूवी आई है डंकी, जिसमें इमिग्रेशन का इशू बताया है। तो आज का जो पासपोर्ट है वो आपको पता है बहुत जरूरी है, लेकिन ये डंकी जो है ना वो डंकी जर्नी से आया है, ये डंकी से, इस डंकी से उन्होंने नाम ये डंकी रखा है। ठीक है। तो डंकी एक ऐसा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा डेंजरस रूट। अगर आपको किसी भी जगह पे जाना है, आपको परमिट नहीं मिल रहा है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है जाने के लिए एक गलत रास्ता, इलीगल रास्ता जो मिलेगा उसे कहते हैं डंकी जर्नी। ठीक है। तो लीगल परमिट्स नहीं है उसके लिए, तो मूवी में भी ना पूरी तरीके से दिखाया कि पासपोर्ट कैसे बने, वीजा कैसे बने, तो वो सब चीजें मूवी में भी काफी अच्छे से दिखाई गई हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं भारत के पासपोर्ट्स की बात करूं तो भारत की मिनिस्ट्री के अनुसार भारत के पहले पासपोर्ट जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 के समय इशू किए गए थे, इंडियन पासपोर्ट्स 1914 से 18 के बीच में।
उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है, उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, जिसमें ये बोला था कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया से अंदर आना है, तो आपको इंडिया का पासपोर्ट चाहिए, मतलब पासपोर्ट चाहिए। अब आप इंडिया के हो तो आपको इंडिया का पासपोर्ट चाहिए होगा, आप किसी और कंट्री के हो तो आपको किसी और कंट्री का पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थी इंडिया की हिस्ट्री। लेकिन और भी जो कंट्रीज की मैं बात करूं, और जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने भी अलग अलग सिस्टम बनाए। फ्रांस ने अलग किया, ग्रीस ने अलग सिस्टम रखा, तो इस तरीके से सिस्टम रहा। अब यहाँ पर जो अभी की फिलहाल की मैं बात करूं, तो पासपोर्ट बहुत अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। हमारे इंडिया की मैं पासपोर्ट्स की बात करूं, तो नॉर्मल पासपोर्ट्स ब्लू कलर के होते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। आप जैसे इंडियन सिटीजन हो तो आपको ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप डिप्लोमैट हो, आप आईएफएस ऑफिसर हो, तो आपको मरून कलर का, या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आपको मरून कलर का पासपोर्ट इशू किया जाएगा। ऑरेंज कलर का पासपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, 2018 में इंट्रोड्यूस हुए थे। यहाँ पर क्या होता है ऑरेंज कलर के पासपोर्ट में, जो कि जिन ऐसा ऐसे लोग जो कि 10वीं कक्षा से आगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, और जो हो सकता है अगर देश से बाहर जाएंगे तो उनका आगे शोषण किया जा सकता है किसी भी प्रकार से, तो उनको ऑरेंज कलर के पासपोर्ट दिए जाते हैं। और जो ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर जाते हैं उनको व्हाइट कलर का पासपोर्ट, सफेद पासपोर्ट, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पासपोर्ट रहते हैं जो हमसे पूछा जा सकता है कि, मतलब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पासपोर्ट को मैच द फॉलोइंग करने के लिए, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। समझ गए भाई? मैच द फॉलोइंग में आएगा तो सभी लोग कर लेंगे ना। चलो आगे बढ़े। आगे अगला देखेंगे, अब आता है यहाँ पर प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड। अब ये बड़ी अलग खबर है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। पासपोर्ट वाली डिटेल तो शायद फिर भी पता होगा, इंस्टाग्राम के रील्स में खूब दिखाते रहते हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो ये तो फिर भी बच्चों को पता होगा। लेकिन जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये चाहे इंस्टाग्राम देख लो चाहे कहीं भी देख लो, नहीं मिलेगी। ये है प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड। कौन देता है? यूनेस्को। यूनेस्को पता है सभी लोगों को, क्या है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस अवार्ड के विजेता है भारत का एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु का है। अब आप सोचोगे बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम केम्पेगौड़ा क्यों? क्योंकि जो बेंगलुरु जगह है उसको बसाने वाले व्यक्ति केम्पेगौड़ा है, इसलिए 2015 में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। जो सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट होगा उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रिक्स वर्साइल्स। एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पे हेरिटेज, सोशल इंटरेक्शन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन बहुत अच्छे से संजो के रखा गया है। तो ये अब जो पूरा अवार्ड है, ये इस बार भारत के बेंगलुरु को दिया गया है। और बेंगलुरु का जो पूरा ऑपरेशन है वो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड संभालता है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वहां का T2 टर्मिनल 2, जिसे टर्मिनल इन गार्डन भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डन में तैयार किया गया है, जिसमें कर्नाटका का हेरिटेज, वहां का कल्चर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और वो बहुत ही बड़ा है, 25 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम उसमें सफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जब ये बनाया गया था तब इसमें बिल्डिंग्स भी इसकी जो है वो ग्रीन सर्टिफाइड है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती हैं। इसीलिए इस पूरे को प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड दिया गया है। समझे बात को? तो प्रिक्स वर्साइल्स बेस्ट कल्चरल एयरपोर्ट को ये दिया जाता है। समझ गए? जिन्होंने इस तरीके से कुछ किया हो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। 2015 से ये चलता आ रहा है। तो ये वाली चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनसे सवाल हमारा बन सकता है। ये थे सारे जो आज हमने कवर किए हैं। मैंने आपको ये सब ऑपरेशंस भी जितने लिखवाए हैं वो भी याद रखिएगा। ऑपरेशन विजय दो प्रकार के हैं, एक तो गोवा वाला और दूसरा कौन सा है? वो है कारगिल वाला। अच्छा, तीसरा भी एक ऑपरेशन विजय है। एक और तीसरा ऑपरेशन विजय मैं हिंट दे देती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा ऑपरेशन विजय जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से। अब क्या और कौन से ईयर में किया गया था, किसने किया था,
वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मुझे पता है, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने वो टॉपिक जरूर जरूर कवर अप किया होगा, वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगी। जनवरी के पहले महीने के करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर अप करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अब आपको यहाँ पर काफी सारी चीजों को कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है, अब दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी शुरू हो चुका है, नए साल की शुरुआत है, नए साल में नए एग्जाम्स, नई चीजें होंगी, लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी को नहीं रखिएगा, वरना बहुत नुकसान करेंगे आप लोग अपना। तो मेरे हिसाब से मैं यही आप लोगों को समझाऊंगी एक बात, कि बस आप लोग अपनी पढ़ाई को कोशिश करिए कि बिल्कुल उसी एक तरीके से बनी रहे, कहीं पर भी पढ़ाई छूटे नहीं। पढ़ाई छूटेगी तो नुकसान करोगे आप लोग अपना। और थोड़ा टाइम से चीजों को करिए, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हो जाएंगी। क्लियर हुआ सभी लोगों को? तो इस तरीके से है ये वाला आपका पूरा एक आर्टिकल, इस पूरे को अपना आप कंप्लीट करो। ये सब पूरा अपना अच्छे से देखिए। इन सबको जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप कमेंट बॉक्स में लेक्चर के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, जनवरी में, नए साल में नई शुरुआत करते हुए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।